दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे भारतीय भूगोल के एक टॉपिक, मतलब भारत के अफवाह तंत्र के बारे में, जिसके अंदर हम भारत की जो नदियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अंग्रेजी में देखें तो क्या कहेंगे इसे? ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। फिर महान जल विभाजक के बारे में पढ़ेंगे। फिर भारत का अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। जो हिमालय और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र, अर्थात जो हमारा भारत है, तो भारत को यदि दो भागों में बांटे तो जो हिमालय अफवाह तंत्र उत्तरी क्षेत्र में और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र दक्षिणी क्षेत्र का है। और भारत की कौन कौन सी नदियां हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक एक करके इनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें अफवाह तंत्र की, तो अफवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम होता ही क्या है भाई? सबसे पहली चीज आती है कि जल का प्रवाह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जल का प्रवाह। और वो भी क्या है? किसी निश्चित मार्ग में। ऐसे नहीं कि रैंडम कहीं से कहीं भी जल का प्रवाह हो जाए, उसे अफवाह तंत्र नहीं कहेंगे। पहली बात तो देख, जल का प्रवाह होना चाहिए, और वो भी कैसे होना चाहिए? किसी निश्चित मार्ग में। इसे हम क्या कहेंगे? अफवाह तंत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? अफवाह कहेंगे। अर्थात किसी निश्चित मार्ग में जल के प्रवाह को क्या कहते हैं? अफवाह कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है? नदी और उसकी जो सहायक नदियां होती है, नदी और उसकी सहायक नदियां होती है, ये मिलकर क्या करती है? अफवाह तंत्र का निर्माण करती है। क्या होता है? नदी और उसकी सहायक नदियां मिलकर क्या करती है? अफवाह तंत्र का निर्माण करती है। जिस क्षेत्र से नदी को वर्षा और हिमनद जल प्राप्त होता है उसे नदी का बेसिन या जलग्रहण क्षेत्र या अफवाह द्रोणी कहते हैं। तो ये भी चीज़ आप समझ गए होंगे अफवाह तंत्र के बेसिक्स में। अफवाह तंत्र के बेसिक्स में क्या है कि किसी निश्चित मार्ग में जल के प्रवाह को क्या कहते हैं? अफवाह कहते हैं। नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं, नदी और उसकी सहायक नदियां ये मिलकर क्या करती है? अफवाह तंत्र का निर्माण करती है। अब नदी है तो उसमें पानी तो होगा ही। पानी की बात करें तो पानी कहाँ से आएगा उसके पास? पानी की बात करें तो उसके पास दो ही तरीके हैं जिससे वो नदी में पानी आ सकता है। पहला तरीका तो बारिश का जल, बारिश का जल उसके पास आ जाए, कि बारिश के जल से उसके पास पानी आ जाए। दूसरा, जो बर्फ़ बनी हुई है वह पिघल जाए। जितनी भी बर्फ़ जमी हुई है पहाड़ों पर वह पिघलती है तो उसका पानी क्या होता है? नदियों में आ जाता है। तो दो ही तरीके हैं नदियों में पानी आने के, एक तो वर्षा का और दूसरा हिमनद। तो यहाँ से नदियों को क्या है? जल प्राप्त होता है। और जहाँ से ये दोनों चीज़ें प्राप्त होती है, अर्थात चाहे नदी को वर्षा से मान लो चाहे हिमनद से मान लो, जहाँ से भी जल प्राप्त होता है उससे हम क्या कहते हैं? नदी का बेसिन कहते हैं या जलग्रहण क्षेत्र कहते हैं, कैचमेंट एरिया कहते हैं, या फिर इसको अपवाद द्रोणी भी कह सकते हैं। तो आप इनको नामों को याद रखेंगे कि क्या क्या कहेंगे उसे। या तो उसे नदी का बेसिन कहो, या फिर जलग्रहण क्षेत्र कहो, या फिर अपवाह द्रोणी कहो। तो आप ये समझ गए होंगे जहाँ से नदी को जल प्राप्त होता है। अब बात करते हैं, एक कॉन्सेप्ट आता है परीक्षा में भी, महान जल विभाजक, ग्रेट वाटर डिवाइड किसे कहते हैं? महान जल विभाजक या ग्रेट वाटर डिवाइड किसे कहते हैं? तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि महान जल विभाजक में क्या होता है। भारत का महान जल विभाजक तिब्बत में मानसरोवर झील से शुरू होता है। कहाँ से होता है? तिब्बत है हमारे भारत के जो उत्तर पूर्व वाला क्षेत्र है, वहाँ पे तिब्बत है। उस वहाँ पे क्या है? एक मानसरोवर झील है। वहाँ से शुरू होकर कहाँ से होते हुए जाता है? कामेट पर्वत और अम्बाला, इन दो जगह से होते हुए जाता है। और अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा और पश्चिमी घाट तक जो पर्वत श्रृंखलाएं, यहाँ से होते हुए कहाँ तक चला जाता है? कन्याकुमारी तक। कहाँ तक चला जाता है? कन्याकुमारी तक चला जाता है। तो ये क्या है? भारत का महान जल विभाजक है। अब महान जल विभाजक क्या भारत में बंगाली खाड़ी और अरब सागर अफवाह तंत्र को अलग अलग करता है। ये अफवाह तंत्र तो देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर अफवाह तंत्र दोनों को ये अलग करता है। तो इसको चित्र के माध्यम से भी आपको बताते हैं। चित्र के माध्यम से देखिए हम बताना क्या चाहते हैं आखिर आपको। महान जल विभाजक की बात करें तो ये महान जल विभाजक है। सबसे पहले बात करें कि ये कहाँ से शुरू होता है? ये तिब्बत के क्षेत्र के मानसरोवर झील से शुरू होता है। फिर यहाँ से होते होते ये क्या है? इधर से होते हुए आता है। इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले तो हमारे बीच में कामेट पर्वत आता है। फिर बीच में जो पंजाब है तो पंजाब में अम्बाला नाम की जगह है वो आती है। और यहाँ अरावली पर्वत के साथ साथ ये चलता है। बीच में हमारी दो पर्वत श्रृंखलाएं, एक तो हमारी विंध्याचल है और दूसरी सतपुड़ा है। अगली हमारी क्या है? पश्चिमी घाट है। तो ये हम देख सकते हैं। तो ये हम ये बताना ये चाहते हैं महान जल विभाजक के जरिए कि जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, तो इसके इधर वाली जितनी भी नदियां होंगी वो सारी की सारी क्या होती है? अरब सागर में आके गिरती है।
क्या होती है, अरब सागर में आके गिरती है। और इसके इधर वाली जितनी भी नदियाँ होंगी वो क्या है, बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। तो ये लाइन क्या है, इस चीज़ का डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि कौन सी नदी किस क्षेत्र के अंदर जाएगी। तो इसे महान जल विभाजक कहेंगे। तो आप इसे याद रखेंगे और इसके अंदर क्या क्या आता है ये भी याद रखेंगे। अब बात करें भारत के अफवाह तंत्र की। क्या भारत के अफवाह तंत्र की बात करें तो भारत के अफवाह तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है। क्या करते हैं हम, भारत के अफवाह तंत्र को दो भागों में बांटते हैं। जैसे एक तो हमारे सागरी विन्यास के आधार पे, किसके आधार पे, सागरीय अभिविन्यास के आधार पे, अर्थात ओशियन ओरिएंटेशन के आधार पे कि जो नदियां हैं वो उद्गम तो कहीं से हो रही है लेकिन जा कहाँ रही है, अर्थात अरब सागर में जाके मिल रही है या बंगाल की खाड़ी में जाके मिल रही है। इस आधार पर नदियों को बांट सकते हैं। दूसरा उद्गम के आधार पर, अर्थात नदियाँ शुरू कहाँ से हो रही है। इन दो आधार पर क्या भारत की नदियाँ हैं उनको बांटा जाता है। सबसे पहले बात करें सागरीय अभिविन्यास के आधार पर बात करें तो तीन ही तरीके होते हैं। हमने यदि भारत का नक्शा यदि ध्यान से देखा हो तो ये देख सकते हैं भारत का नक्शा। तो भारत के नक्शे में कि यहाँ से इसके आगे पाकिस्तान रहता है और इसके आगे से हमारा म्यांमार इस तरह रहता है। तो ये वाला एरिया तो हमारा अरब सागर है, ये वाला एरिया हमारा क्या है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इनको। तो सागरीय अभिविन्यास की बात करें तो नदियों को तीन भागों में बांटा जाता है। भारत की जो नदियां हैं या स्वतंत्र है इनको तीन भागों में बांटा जाता है सागरीय अभिविन्यास के आधार पर। कैसे कैसे, पहली बात करें तो बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र, अर्थात जो नदियां बंगाली खाड़ी में जाके गिरती है उन्हें बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र कहते हैं। और भारत की 77% नदियां क्या है, बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र से जुड़ी हुई है। तो अरब सागर की बात करें, अरब सागर अपवा तंत्र की, तो इससे 18% जो नदियां हैं वो जुड़ी हुई है। और तीसरी बात करें तो ऐसी नदियां जो न तो अरब सागर में गिरती है न ही बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है बल्कि भारत में ही कहीं लुप्त हो जाती है। ऐसी हमारी कितनी नदियां, केवल 5%। यदि आपने घग्गर नदी का नाम सुना हो, बहुत सारी नदियां ऐसी है जो भारत के अंदर उद्गमित होती है और भारत में ही या स्थल मार्ग से होती हुई कहीं भी जाके लुप्त हो जाती है। लेकिन वो न तो बंगाल खाड़ी में जाके गिरती है न ही अरब सागर में जाके गिरती है। उन्हें हम क्या कहेंगे, अंतःस्थलीय अपवा तंत्र कहेंगे। ये तो हमने किसकी बात की, सागरीय अभिविन्यास के आधार पर। अब बात करेंगे उद्गम के आधार पर। किसके बारे में, उद्गम के आधार पर, अर्थात बेस ऑफ ओरिजिन। अर्थात ओरिजिन की बात करें तो इसमें भी जो भारत की नदियां हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है। एक तो हमारे हिमालय अपवा तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र। कौन कौन से, एक तो हिमालय अपवा तंत्र है और एक प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र। हिमालय अपवा तंत्र जो हमारे सतपुड़ा और विंध्याचल है इसके ऊपर की जो नदियां हैं इसमें हम हिमालय अपवा तंत्र के अंदर जोड़ते हैं। जैसे हमारी सिंधु नदी है, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ये तीन नदियाँ क्या है, ये तो महत्वपूर्ण है हमारे हिमालय अपवा तंत्र की। अब प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र की बात करें तो इसमें जैसे कावेरी है, गोदावरी है, ठीक है, कृष्णा है, तो पेन्नेरू नदी है। तो बहुत सारी नदियाँ हैं जिनको हम क्या करते हैं, प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र के अंदर गिनते हैं। अब बात करें कि परीक्षा में सीधा सीधा प्रश्न आता है कि जो दोनों नदियाँ अपवा तंत्र है, हिमालय अपवा तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र, इसमें बेसिक अंतर क्या है। तो आपको अंतर जानना चाहिए। अंतर की बात करते हैं। सबसे पहला अंतर क्या है इसका, जो हमारे हिमालय अपवा तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र, इनमें क्या अंतर है। हिमालय अपवा तंत्र में हिमालय से उद्गमित होती है नदियाँ। कहाँ से उद्गमित होती है, हिमालय से। और उसकी सहायक नदियाँ उसमें शामिल होती है कि मेन नदी तो हमारी हिमालय से उद्गमित होती है और बाकी सहायक नदी तो कहीं से भी हो सकती है, तो उनको शामिल करते हैं इसके अंदर। जैसे हमारी सिंधु नदी है, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। तीनों नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, हिमालय से। फिर आता है प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र। प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र में प्रायद्वीपीय भारत से उद्गमित होती है वो और उनकी सहायक नदियाँ, इन दोनों को इसके अंदर शामिल करते हैं। जैसे हमारी कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी। तो इन तीन नदियों को, तीन क्या, ये नदियाँ तो बहुत सारी है लेकिन हम तीन को गिन रहे हैं। दूसरे अंतर की बात करें तो जो हमारे हिमालय अपवा तंत्र है इसमें क्या होता है, जो पूर्ववर्ती और अनुवर्ती दोनों नदियाँ शामिल होती है। क्या होती है, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती दोनों नदियाँ शामिल होती है। जबकि हमारे प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र में अनुवर्ती और अध्यारोपित दोनों नदियाँ शामिल होती है। क्या होती है, पूर्व अनुवर्ती और अध्यारोपित दोनों नदियाँ इसके अंदर शामिल होती है। इसी हिमालय अपवा तंत्र की बात करें तो ये जो नदियाँ हैं ये कैसी होती है, सदावहानी है। सदावहानी अर्थात 12 महीने इनके अंदर जल रहता है।
अर्थात ये जल कहाँ कहाँ से प्राप्त करती है, ये वर्षा से भी जल प्राप्त करती है, साथ साथ हिमनदों से भी जल प्राप्त करती है। इसीलिए नदियाँ क्या होती है, 12 महीने बहती है। दूसरी बात करें प्रायद्वीपीय अपतंत्र की, तो ये नदियाँ कैसी होती है, मौसमी नदियाँ होती है। क्योंकि केवल किससे जल प्राप्त करती है, ये केवल वर्षा से जल प्राप्त करती है, इसलिए ये 12 महीने की नदियाँ नहीं है। ये नदियाँ कैसी है, मौसमी नदियाँ। अर्थात जब मानसून आता है तो इनमें पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जब मानसून चला जाता है तो इनका पानी कम हो जाता है। हिमालय अपतंत्र की बात करें तो इसमें नदियाँ कैसी होती है, लंबी नदियाँ होती है। हिमालय अपतंत्र की नदियाँ कैसी होती है, हिमालय अपतंत्र की नदियाँ होती है लंबी। दूसरी बात करें अपतंत्र, प्रायद्वीपीय अपतंत्र की, तो इसकी नदियाँ कैसी होती है, इसकी नदियाँ होती है छोटी। तो आप इसे याद रखेंगे। हिमालय जो अपतंत्र है उसमें क्या होता है, नवीन वलित पर्वतीय क्षेत्रों में बहती है, अर्थात जो नए नए पहाड़ होते हैं उनके अंदर ये बहती है। इस वजह से क्या होता है, हिमालय अपतंत्र की नदियाँ युवा अवस्था में, अर्थात अभी नई नई बनी ही रही है। प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में बहने के कारण क्या है, प्रायद्वीपीय अपतंत्र की जो नदियाँ हैं ये वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुकी है। इसका मतलब ये है कि जो नवीन वलित पर्वतों के अंदर बहने के कारण क्या, यह और भी गहरी और भी गहरी और भी गहरी होती जा रही है। जबकि जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में बहने के कारण क्या, इन्होंने अपनी गहराई को हासिल कर लिया है, अब और गहरी नहीं है। अब हिमालय अपतंत्र की बात करें तो इसमें नदियों का अपर्दन क्षमता ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसमें अपवाह भी ज़्यादा होता है, प्रवाह भी ज़्यादा होता है और गति भी ज़्यादा होती है। तो ये क्या करती है, अपर्दन भी बहुत ज़्यादा करती है। अब प्रायद्वीपीय अपतंत्र क्या है, नदियों की निक्षेपण क्षमता ज़्यादा होती है, बल्कि क्या है, अपर्दन क्षमता कम होती है, जबकि इसकी क्या होती है, निक्षेपण क्षमता ज़्यादा होती है। अब हिमालय अपतंत्र की बात करें तो इसकी नदियाँ क्या करती है, वी आकार की घाटियाँ, गॉर्ज, कैनियन, क्षिप्रिकाएँ और जलप्रपात, इन सब का निर्माण करती है। हिमालय अपतंत्र की नदियाँ क्या करती है, वी आकार की घाटियाँ, गॉर्ज, कैनियन, क्षिप्रिकाएँ और जलप्रपात, इन सब का निर्माण करती है। साथ ही साथ देखें प्रायद्वीपीय अपतंत्र की नदियाँ क्या है, चौड़ी घाटियों का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, चौड़ी चौड़ी घाटियाँ होती है ना, इसका निर्माण करती है। तो आप इनको याद रखेंगे। हिमालय अपतंत्र में क्या होता है, नदियों में अवसादों की मात्रा ज़्यादा होती है। हिमालय अपतंत्र की जो नदियाँ होती हैं उनमें अवसादों की मात्रा ज़्यादा होती है, इस वजह से बड़े बड़े मैदानों का निर्माण होता है। हिमालय अपतंत्र की जो नदियाँ होती है वो क्या करती है, बड़े बड़े मैदानों का निर्माण करती है। क्यों? क्योंकि इन नदियों में क्या, अवसादों की मात्रा ज़्यादा होती है। जबकि प्रायद्वीपीय अपतंत्र में क्या होता है कि इनकी जो नदियाँ हैं उनमें अवसादों की मात्रा कम होती है, इस वजह से क्या करती है, सीमित मैदानों का निर्माण करती है। क्या करती है, सीमित मैदानों का निर्माण करती है। हिमालय अपतंत्र में क्या होता है, अपवा का तल जलोढ़ अवसादों से निर्मित होता है। जितने भी अपतंत्र है तो अपवा का तल है ना, किससे मिलकर बना हुआ है, जलोढ़ अवसादों से। जबकि प्रायद्वीपीय अपतंत्र में क्या है, अपवा का तल कठोर चट्टानों से बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है, कठोर चट्टानों से मिलकर बना होता है प्रायद्वीपीय अपतंत्र में। हिमालय अपतंत्र में क्या, मैदानी क्षेत्र से बहते समय क्या करती है, विसर्पण या फिर विसर्पाकार मार्ग चलती है। विसर्पाकार तो ये समझते हो कि इस तरह से चलती है, ठीक है, इस तरह से चलती है ये। और जो प्रायद्वीपीय अपतंत्र है, तो प्रायद्वीपीय अपतंत्र में क्या होता है, केवल डेल्टा क्षेत्र में थोड़ा सा विसर्पण दिखता है, नहीं तो बाकी ये नदियाँ क्या सीधी सीधी चलती है। तो हमने देख लिया कि मैदानी क्षेत्र में बहते समय क्या करती है, विसर्पण, विसर्पाकार मार्ग में चलती है। जबकि जो प्रायद्वीपीय अपतंत्र में क्या होती है, जब वो निकलने वाली होती है, अर्थात जो डेल्टा क्षेत्र होता है उसका, वहाँ जाकर ही थोड़ा बहुत विसर्पण या विसर्पाकार होती है, नहीं तो बाकी पूरे रास्ते में क्या सीधी सीधी ही चलती है। आगे हम बात करें अगला, तो हिमालय अपतंत्र की जो नदियाँ हैं वो क्या, विस्तृत मैदानों में बहते समय क्या, नौकायन के लिए बहुत काम आती है। जो हिमालय क्षेत्र की नदियाँ हैं जो बड़े बड़े मैदानों में बहती है, तो वह नौकायन या जो नेविगेशन होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा काम आती है, अर्थात सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काम आती है। इसी वजह से जो हमारे वाटरवेज है ये इन नदियों पर बनाए गए हैं। जबकि प्रायद्वीपीय अपतंत्र की जो नदियाँ हैं केवल डेल्टा क्षेत्र में जाकर ही थोड़ा बहुत नौकायन के लिए काम आती है, बाकी कहीं भी काम नहीं आती है। हिमालय अपतंत्र की जो नदियाँ हैं उनमें जल की अधिक मात्रा और गहरी घाटियाँ होती है। क्या है, जल की मात्रा तो बहुत ज़्यादा होती है और क्या है, गहरी घाटियों में बहती है। इस वजह से क्या है, इनकी जल विद्युत क्षमता बहुत ज़्यादा है, अर्थात इनसे हम आसानी से और बहुत सारी बिजली बनाते हैं। अब प्रायद्वीपीय अपतंत्र की नदियों की बात करते हैं, इसमें जल की तो मात्रा सीमित है और कम गहरी घाटियों में बहती है। इस कारण इनसे बिजली बनाई तो जाती है लेकिन कम मात्रा में बनाई जाती है, इनसे कम मात्रा में बिजली बनाई जाती है।
अब अगली बात करें तो जो हिमालय अपातंत्र की जो नदियाँ हैं इनका बेसिन क्या होता है, बहुत बड़ा, परंतु ये कम संख्या में जाके नदियाँ सागर में गिरती है, इतनी सारी नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी छोटी छोटी नदियाँ क्या मिलकर क्या एक बड़ी नदी बन जाती है, और बड़ी नदी क्या है सीधा जाकर सागर में मिलती है। इसमें क्या है, नदियों का बेसिन का छोटा छोटा होता है, इसलिए नदियों का बेसिन छोटा है तो उस गिनती में देखें तो बहुत सारी नदियाँ सागर में जाके गिरती है। तो इस तरह हमने हिमालय अपवातंत्र, प्रायद्वीपीय अपवातंत्र, इनमें अंतर को देखा। आप इसको एक बार रिकैप करके एक बार वापस देखें ताकि आपको इसके बारे में अच्छी समझ हो, और इसे लिख लिख कर याद करें। अब बात करते हैं दो तरह के अपवातंत्र हमने देखे, हिमालय अपवातंत्र और प्रायद्वीपीय अपवातंत्र। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालय अपवातंत्र। किसकी बात करेंगे? हिमालय अपवातंत्र की। हिमालय अपवातंत्र में सबसे पहले हमारी नदी आती है, कौन सी? सिंधु नदी या फिर सिंधु उपवा। सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर दूरी में बहती है। यदि नक्शे में आपने देखा हो तो यह भारत और पाकिस्तान दोनों क्षेत्रों के अंदर बहती है। तो भारत की बात करें तो भारत में कितनी किलोमीटर बहती है? 1114 किलोमीटर भारत के अंदर बहती है, और कुल लंबाई कितनी है इसकी? 2880 किलोमीटर। अभी कहाँ से जल प्राप्त करती है, अर्थात इसका जल ग्रहण क्षेत्र या कैचमेंट एरिया क्या है? तो सिंधु नदी का कुल जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? हमारे 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर। ये ध्यान रखना, ये लाख है। तो सिंधु नदी का कुल जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर है। और सिंधु नदी का भारत में कितना है? 3.21 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इतना बड़ा क्षेत्र इसका जल ग्रहण क्षेत्र है, जहाँ से जल प्राप्त करती है। अब चित्र के माध्यम से इसको देखने का प्रयास करते हैं। मैं कुल जल ग्रहण क्षेत्र की बात करें तो 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत की बात करें तो 3.21 लाख वर्ग किलोमीटर। लंबाई की बात करें तो 2880, भारत में कितनी है? 1114 किलोमीटर। अब ये शुरू कहाँ से होती है? ये तिब्बत के क्षेत्र में जो मानसरोवर झील है वहाँ से शुरू होती है। दमचौक से क्या है, भारत में प्रवेश करती है। दमचौक का वाला एरिया है, वहाँ से क्या है, भारत में प्रवेश करती है। इसी किनारे पे जो लेह लद्दाख है ना, वह स्थित है। फिर ये पाकिस्तान में जाती है। आपने ये चीज़ देखी होगी, यहाँ पे पाकिस्तान में जाती है, और पाकिस्तान में कहाँ से प्रवेश करती है? चिलास नाम की जगह पे। कहाँ से? चिलास नाम की जगह से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। फिर पंचनद का कॉन्सेप्ट भी आपने सुना होगा कि जो रावी, व्यास, सतलज, झेलम और चिनाब, इनको हम क्या बोलते हैं? पंचनद कहते हैं। और पांचों नदियाँ क्या है? मिठानकोट में जाके सिंधु नदी से मिलती है। सॉरी, क्या पंचनद जाके किससे मिलती है? मिठानकोट में जाके सिंधु नदी से मिलती है। एक बार आईएएस की परीक्षा में ये चीज सवाल पूछा गया था कि पांचों नदियों में से कौन सी नदी जाके सिंधु नदी से मिलती है? तो इसका जवाब होगा चिनाब नदी। पांचों नदियां में से चार नदियां पहले चिनाब में मिल जाती है, चिनाब जाके मिठानकोट में जाके सिंधु नदी में जाके मिलती है। तो इस तरह हमने नक्शे से ये देख लिया है। अब बात करें उद्गम की, इसके सिंधु नदी के उद्गम की बात करें तो सिंधु नदी का उद्गम क्या? तिब्बत में जो मानसरोवर झील है उसके पास में कैलाश पर्वत है, उस क्षेत्र में एक बोखरचू नाम की झील है, या फिर बोखरचू नाम का जो हिमनद है उसके पिघलने से होती है। तो बात करें कहाँ से? मानसरोवर झील के पास में कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत क्षेत्र में जो बोखरचू नाम का हिमनद है, उस हिमनद के पिघलने से क्या होता है? सिंधु नदी का उद्गम होता है। और गिरती कहाँ है? सिंधु नदी का संगम कहाँ होता है? कराची के पास में डेल्टा बनाती है, और डेल्टा बनाते हुए अरब सागर में जाके मिल जाती है। कराची कहाँ? हमारे पाकिस्तान में। सिंधु नदी का कराची के पास डेल्टा बनाती है और अरब सागर में जाके गिर जाती है। सिंधु नदी को किस किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में क्या? सिंधु नदी को सिंगी खम्बान या फिर शेरमुख के नाम से जाना जाता है। कहाँ? तिब्बत में क्या बोलते हैं इसको? सिंगी खम्बान या फिर शेरमुख के नाम से जाना जाता है। भारत के अंदर कहाँ कहाँ ये इसका अपवातंत्र है? अपवातंत्र की बात करें तो हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, फिर हमारे पंजाब और हिमाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों के अंदर ये हमारा अपवा क्षेत्र है सिंधु नदी। अब सिंधु नदी की कुछ खास बात देखें जो परीक्षा में सीधे सीधे कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं। कैसे? कि सिंधु नदी के भारत में दमचौक नामक स्थान से भारत के अंदर प्रवेश करती है। सिंधु नदी के बहाव की बात करें तो लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है। किस किस के बीच में बहती है?
के लद्दाख और जास्कर जो श्रेणियाँ है ना उसके अंदर से बहती है। तो आप इसको याद रखेंगे, 3 श्रेणियाँ थे, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, यदि आपको याद हो तो इसके अंदर लद्दाख और जास्कर है, इनके बीच में सिंधु नदी बहती है। जो लेह लद्दाख है ये क्या है, सिंधु नदी के किनारे ही स्थित है। जो लेह लद्दाख है ये कहाँ स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। अब सिंधु नदी क्या है, नंगा पर्वत के पास में एक बुंजी गॉर्ज का निर्माण करती है, एक गॉर्ज का निर्माण करती है जिसे हम क्या कहते हैं, बुंजी गॉर्ज। सिंधु नदी का चिलास नाम की जगह पर से हम पाकिस्तान में प्रवेश करती है। सिंधु नदी पाकिस्तान में कहाँ से प्रवेश करती है, चिल्हास नाम की जगह से। सिंधु नदी क्या पाकिस्तान में अटक से पाकिस्तान के 6 मैदानों में प्रवेश कर जाती है। पाकिस्तान के मैदान कहाँ से शुरू होते हैं सिंधु नदी के लिए, अटक से। तो पहले यदि आपने सुना हो तो जो अशोक का शासनकाल या अशोक का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, उनके लिए कहते थे अटक से कटक तक। तो अटक अर्थात जो पाकिस्तान के अंदर क्षेत्र है, कटक अर्थात उड़ीसा वाला क्षेत्र, तो ये कहा जाता था अटक से कटक तक। तो अटक कहाँ, कौन सा एरिया है पाकिस्तान में, जो मैदान जहाँ से शुरू होते हैं वो अटक वाला क्षेत्र है। और उस बात के लिए कहें तो कटक कहाँ का है, कहाँ, उड़ीसा के अंदर। तो अटक वाले क्षेत्र में क्या पाकिस्तान के मैदानों में प्रवेश कर जाती है। फिर बात करें मिठानकोट की, तो मिठानकोट के पास जाके पंचनद क्या है, सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। और वही बात कि पंचनद में कौन सी नदी जाके मिलती है, चिनाब नदी। तो हमने बेसिक जानकारी तो प्राप्त कर ली सिंधु नदी के बारे में। अब बात करते हैं सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में। किसके बारे में बात करें, सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में बात करें। ये इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ, एक तो हमारी शोक नदी है, ये आप चित्र में भी देख सकते हैं, शोक नदी, गिलगिट, स्वात, काबुल, हमारी जैसे सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ये आप देख सकते हैं, गुमल। तो ये नदियाँ आप देख रहे हैं जो इसकी सहायक नदियाँ। तो आप चित्र के अंदर इसको एक बार वापस भी देख सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा जूम करके आपको बता देते हैं, स्क्रीन को रोककर आप इनको एक बार वापस देख सकते हैं, चित्र को बनाने का प्रयास भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं, इसको जूम आउट कर देते हैं, सहायक नदियों के बारे में बात करें। क्या, पहली नदी तो हमारी शोक नदी थी, दूसरी हमारी थी हुंजा नदी। कौन कौन सी, शोक नदी, हुंजा नदी, गिलगिट नदी, काबुल नदी, स्वात, गोमल, संगर नदी, खुर्रम नदी, तोची नदी या टोची नदी, विबुआ नदी, शिगार नदी। तो ये तो हमारे दाईं ओर की नदियाँ थी। सिंधु नदी के बाईं ओर की कौन कौन सी नदियाँ हैं, दाईं और बाईं ओर तो आप समझते होंगे कि जैसे ये कोई नदी है, इधर से क्या है, ये नदी इधर से ऐसे करके ऐसे जा रही है, तो जो इधर से इस नदी के अंदर आके मिलेगी वो तो हमारे क्या कहलाएगी, दाई। और इधर से कोई नदी यदि इसके अंदर आके मिलती है तो उसको क्या कहेंगे, बाई। तो ये तो आप समझ गए होंगे, नदी के प्रवाह के आधार पर इनको तय किया जाता है कि कौन सी नदी बाई है और कौन सी नदी दाई है। तो सिंधु नदी की दाईं ओर की नदी हमने देख ली है। बाईं ओर की नदियों के बारे में बात करें तो जास्कर नदी, सुरु नदी, द्रास, झेलम, अर्थात पंचनद में कौन कौन सी नदियाँ शामिल है, तो हमारे झेलम है, चिनाब है, रावी, व्यास और सतलज। ये हमारे क्या पांचों पांचों पंचनद कहलाती है। ये क्या है, हमारी पांचों पंचनद है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये आप याद रखेंगे। तो आगे हम बात करें पंचनद में कौन कौन सी नदियाँ शामिल की जाती है, तो आप याद रखेंगे झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। क्रम की बात करें तो यदि लंबाई के अनुसार देखें तो सबसे लंबी नदी कौन सी है पंचनद में, पंचनद में सबसे लंबी नदी सतलज, फिर है चिनाब, फिर रावी, झेलम और व्यास। यदि लंबाई की बात करें तो सबसे लंबी नदी है सतलज और सबसे छोटी नदी कौन सी है, व्यास नदी। अब एक एक करके इन नदियों के बारे में छोटी छोटी जानकारियाँ लेते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सतलज नदी की, जिसे सतलुज नदी भी कह सकते हैं। अब पंचनद की नदियों के बारे में बात करें, उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम होता था, सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में एक राक्षसताल नाम का जगह है, वहाँ से होती है। हाँ, राक्षसताल या राक्षसताल कह सकते हैं, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और ये कहाँ पे, तिब्बत में। तो मैं आपको थोड़ा जूम करके इसको दिखा देता हूँ। तो ये राक्षसताल नाम की जगह, यहाँ से ये नदी का उद्गम होता है और ये जाके सीधे चिनाब में जाके यहाँ पे
मिल जाती है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। और लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर। दूसरी बात कहें तो वेदों में क्या इसका क्या नाम दिया गया है? शतुद्री। वेदों में इसका क्या नाम दिया गया? शतुद्री। इसको क्या वो नाम है दूसरा? सतलज नदी। अब संगम की बात करें तो इसका संगम क्या है? सतलज नदी का संगम पाकिस्तान में उच्च शरीफ नाम की एक जगह है। कौन सी जगह? उच्च शरीफ नाम की एक जगह है, वहाँ पे चिनाब नदी में जाके इसका संगम हो जाता है। अर्थात सतलज नदी पाकिस्तान के उच्च शरीफ नामक जगह पे चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। किस में जाके मिल जाती है? चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। पुराने नाम की बात करें तो वेदों और पुराणों में क्या है? सतलज नदी को क्या नाम दिया गया? शतुद्री नदी। कुल लंबाई की बात करते हैं, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1450 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 1450 किलोमीटर। पुराने नाम की बात करें तो इसका पुराना नाम है शतुद्री नदी। और पाकिस्तान में चिनाब नदी में कहाँ से जाकर मिलती है? उच्च शरीफ नाम की जगह पे। अब सतलज नदी की खास बात देखें तो इसकी विशेषताओं की बात करें तो सतलज नदी क्या शिपकले दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। भारत में कहाँ से होकर प्रवेश करती है? जो शिपकला दर्रा है ना, बहुत सारे दर्रे हैं भारत के अंदर, उनमें एक दर्रा है शिपकला दर्रा। तो शिपकले दर्रे से भारत के अंदर प्रवेश करती है। सतलज नदी क्या सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। यदि लंबाई की बात करें तो सबसे लंबी सहायक नदी है। और ये क्या है? एंटीसीडेंट है, अर्थात पूर्ववर्ती नदी है। ये क्या है? पूर्ववर्ती नदी है। दूसरे नाम की बात करें तो सतलज नदी को तिब्बत में क्या बोलते हैं? लोंगचेन खम्बाम। तो तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है नदी? लोंगचेन खम्बाम के नाम से जानी जाती है सतलज नदी। इसके किनारे की बात करें तो इसके किनारे पर कौन कौन से शहर बसे हुए? इसके किनारे पर लुधियाना और फिरोजपुर नाम के शहर बसे हुए हैं। कौन कौन से शहर? लुधियाना और फिरोजपुर नाम के शहर इसके किनारे पे बसे हुए हैं सतलज नदी। और सतलज नदी पे बहुत सारी परियोजनाएं चल रही है। परियोजना तो आप समझते होंगे, परियोजना में 3 काम किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? 3 काम किए जाते हैं। या तो वह पेयजल परियोजना होती है। क्या? नदियों पर पहली परियोजना में क्या बनाते हैं कि वहाँ के आसपास के जितने भी लोग होते हैं उनको पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए हम क्या करते हैं? पेयजल परियोजना होती है। दूसरा काम हम कर सकते हैं कि आसपास के जितने भी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे सिंचाई के लिए जो नहर बनाई जाती है, तो सिंचाई हमारा इसका उद्देश्य होता है। तीसरा उद्देश्य क्या होता है कि हमारा वहाँ पे विद्युत उत्पादन करना। जो जो जितने भी आसपास के एरिया होते हैं वहाँ पे जल विद्युत के जरिए विद्युत उत्पादन करना है। चौथा हमारा होता है नौकायन या फिर ट्रांसपोर्टेशन, अर्थात नदियों के जरिए हम क्या करते हैं कि एक जगह से सामान दूसरी जगह पहुँचाने में आसानी रहती है, कम खर्चा आता है। तो इस तरह कुछ हमारे उद्देश्य होते हैं जिसके आधार पर हम क्या करते हैं? परियोजनाओं का निर्माण करते हैं। तो हम बात करेंगे अब सतलुज नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही है, और परियोजनाओं को इसी आधार पर भी पढ़ा जाता है कि वह क्यों बनाई गई है। परियोजना हम बात करें तो पहली तो है नाथपा झाकरी, फिर भाखड़ा परियोजना, फिर नांगल परियोजना। क्या? नाथपा झाकरी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकरी परियोजना चल रही है। भाखड़ा परियोजना की बात करते हैं ये भी हिमाचल प्रदेश में चल रही है। और नांगल परियोजना की बात करें तो ये क्या पंजाब के अंदर चल रही है। कहाँ चल रही है? पंजाब के अंदर चल रही है। और ख़ास बात देखिए गोविंद सागर जलाशय की। कौन सा जलाशय? गोविंद सागर जलाशय। तो भाखड़ा परियोजना में हिमाचल प्रदेश है, उसमें गोविंद सागर जलाशय बना हुआ है। भाखड़ा परियोजना में जो बांध बना हुआ है, बांध में के पीछे जो सरोवर बना है उसे हम क्या कहते हैं? गोविंद सागर जलाशय कहते हैं। और गोविंद सागर में गोविंद सर किससे आए? जीबी पंत से, गोविंद वल्लभ पंत, जो हमारे भारत के पहले कृषि मंत्री थे, तो उनके बारे में आप जान सकते हैं। तो पहली नदी हमने सतलज नदी देख ली। अगली नदी आती है हमारी चिनाब नदी। चिनाब नदी की बात करते हैं, इसका प्राचीन नाम क्या था? अस्किनी नदी। इसका प्राचीन काल में किस नाम से जानी जाती थी? अस्किनी नदी। लंबाई की बात करें तो 1180 किलोमीटर इसकी लंबाई है, अर्थात सतलज से कहीं छोटी ही है। उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम होता है बारालाचा दर्रे से। कहाँ से? बारालाचा दर्रे के पास में हिमाचल प्रदेश है। उसके जो केलोंग, जिसको आप तांडी भी कहते हैं, तांडी नाम की जगह, वहाँ पे केलोंग जगह, वहाँ पे चंद्र और भागा 2 नदियाँ होती हैं, या 2 धाराएं वो आपस में मिलती है और चिनाब नदी का निर्माण करती है। तो आप याद रखेंगे कैसे कि 2 धाराएं कौन कौन सी? एक तो चंद्र, दूसरी धारा कौन सी? भागा। ये 2 धाराएं आपस में मिलती है और चिनाब नदी का निर्माण करती है। अब ये दोनों धाराएं कहाँ पे मिलती हैं? हिमाचल प्रदेश के केलोंग नामक जगह पे। हिमाचल प्रदेश के केलोंग नामक जगह पे 2 धाराएं कौन कौन सी? चंद्र और भागा। ये 2 धाराएं मिलती है और क्या करती है? चिनाब नदी का निर्माण करती है। अब जो चंद्र धारा है इसका है ना 12 शिगरी हिमनद से ही जल प्राप्त करती है।
जो चंद्र धारा है ये क्या पानी कहाँ से प्राप्त करती है? जो कोई 12 शिगरी ग्लेशियर है उसका बर्फ पिघलती है और उससे जो चंद्र धारा है उसको जल प्राप्त होता है। अब संगम की बात करें, ये लुप्त कहाँ होती है, जाके कहाँ चली जाती है? चिनाब नदी का संगम क्या पाकिस्तान में मिठानकोट नाम की जगह है। कौन सी जगह? मिठानकोट नाम की जगह है। और उस जगह पे सिंधु नदी में जाके इसका संगम हो जाता है। अर्थात चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बहते हुए पाकिस्तान मिठानकोट चली जाती है और वहाँ जाके सिंधु नदी से जाके मिल जाती है। तो चित्र में भी आप देख सकते हैं कि ये हमारी चिनाब नदी है, 1180 किलोमीटर है। पुराना नाम इसका क्या, अस्किनी है। और ये हमारे मिठानकोट नाम की जगह है। यहाँ पे क्या है, सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। दो नदियाँ, एक तो चंद्र और एक भागा, ये दो धाराएं आपस में मिलती है और चिनाब नदी का निर्माण कर लेती है। तो आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीन पर होकर आप इसको पढ़ भी सकते हैं। अब चिनाब नदी की बात करें तो चिनाब नदी क्या सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये लंबी नहीं है लेकिन जल ग्रहण की बात करें तो सबसे बड़ी है। अब चिनाब नदी की सहायक नदी की बात करें तो इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? मरुसुधर नदी और तवी नदी। अर्थात जो तवी नदी है और मरुसुधर नदी है, ये दो नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? चिनाब नदी की। यदि आप ट्रेन में बैठे हो और आप यदि जम्मू गए हो तो एक ट्रेन जाती है जम्मू तवी, तो जम्मू तवी में जो तवी शब्द है, ये तवी एक नदी का नाम है जो जम्मू के अंदर बहती है। तो आप यदि इसको सुना हो तो आप इसको इससे रिलेट कर सकते हैं। अब बात करें चिनाब नदी की, तो चिनाब नदी पे कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही है? चिनाब नदी पे चलने वाली परियोजना की बात करें तो दुलहस्ती परियोजना, सलाल परियोजना और बगलिहार परियोजना। कौन कौन सी इससे परियोजना? दुलहस्ती परियोजना, सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना, पक्कलदुम परियोजना, चन्नानी परियोजना। तो ये सब कहाँ बह रही है? ये हमारे चिनाब नदी पे चल रही है। तो दुलहस्ती परियोजना हमारी चिनाब नदी पे, सलाल हमारी चिनाब नदी पे, बगलिहार हमारी चिनाब नदी पे और कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। और पक्कलदुम कहाँ चल रही है? चिनाब नदी की एक सहायक नदी है, कौन सी? मरुसुधर नदी, तो उस पर चल रही है। और चेन्नानी परियोजना कहाँ? तवी नदी पर चल रही है। जब मैं तवी नदी को देखा था मैंने तो उसमें तो जल न के बराबर था। तो उस पर एक परियोजना चल रही है, वो कौन सी? चेन्नानी परियोजना। अगली सहायक नदी की बात करें हम सिंधु नदी की, वो है हमारी रावी नदी। कौन सी नदी है? रावी नदी। तो रावी नदी के बारे में बात करें तो रावी नदी का प्राचीन नाम था पुरुषनी नदी। कौन सी? पुरुषनी नदी, या फिर इसको इरावती नदी भी कहते थे। साइज की बात करें तो ये 725 किलोमीटर ये क्षेत्र में बहती है। उद्गम की बात करें तो रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास में एक बाराभंगल नाम का गाँव है, वहाँ से होता है। रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बाराभंगल नाम के गाँव से होता है। और ये कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में जो रोहतांग दर्रा है उसके पास है। कहाँ जाके मिलती है? रावी नदी का संगम पाकिस्तान में सराय सिंधु नाम की एक जगह है, वहाँ पर चेनाब नदी में जाके हो जाता है। कौन सी जगह? पाकिस्तान में सराय सिंधु नाम की जगह है, वहाँ पर चेनाब नदी में जाके हो जाता है। तो रावी नदी क्या पाकिस्तान के सराय सिंधु नाम की जगह पे चेनाब नदी में जाके मिल जाती है। तो हमने इस चीज़ को देख लिया। अब रावी नदी की कुछ विशेषताएं देखें, तो विशेषताओं के बारे में बात करें तो रावी नदी क्या है? हिमाचल प्रदेश में चंबा घाटी में बहती है। हिमाचल प्रदेश में कहाँ बहती है? चंबा घाटी में बहती है। और रावी नदी क्या? सिंधु नदी की सहायक नदी है। सिंधु नदी की सहायक नदी है। रावी नदी क्या? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब तीनों राज्यों में बहती है। और बहते हुए क्या करती है? भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। कुछ दूरी के लिए क्या करती है? भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है और फिर क्या करती है? चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। अब जो रावी नदी है तो रावी नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं? इसके किनारे पे लाहौर बसा हुआ है। क्या बसा हुआ? लाहौर। तो आप ये रावी नदी के बारे में देख सकते हैं। लंबाई इसकी 725 किलोमीटर। पुराना नाम क्या है? परुशनी नदी, इरावती नदी। तो रावी नदी आप देख सकते हैं इसको। मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। आगे बात करें रावी नदी की, तो रावी नदी पे कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही है उसमें देखें। एक तो हमारी चल रही है चमेरा परियोजना, रंजीत सागर जिसको थीन परियोजना भी कहते हैं, और शाहपुर कांडी परियोजना। कौन कौन सी परियोजना? तो चमेरा परियोजना, रंजीत सागर परियोजना और शाहपुर कांडी परियोजना। तो आप उनको देख सकते हैं। कैसे? चमेरा परियोजना हमारी रावी नदी पे चल रही है, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में।
रंजीत सागर जिसको तीन परियोजना भी कहते हैं, ये हमारे पंजाब में चल रही है। कहाँ चल रही है? पंजाब में। चमेरा तो हमारे हिमाचल प्रदेश में, रंजीत सागर हमारी चल रही है पंजाब में। और शाहपुर कांडी की बात करें तो शाहपुर कांडी कहाँ चल रही है? हमारे पंजाब के अंदर चल रही है। शाहपुर कांडी परियोजना कहाँ चल रही है? रावी नदी पर, पंजाब में चल रही है। तो ये परियोजनाएं आपको याद रखनी होगी, क्योंकि नदियों के बारे में जब पूछा जाएगा तो आपको ये परियोजनाएं इससे कोरिलेट करके बतानी होगी। अगली नदी के बारे में बात करें तो तीन नदियाँ तो हमने पढ़ ली है। चौथी नदी है हमारी झेलम नदी। कौन सी नदी है? झेलम नदी। झेलम नदी की बात करें तो इसका प्राचीन नाम था वितस्ता नदी। कौन सा नाम है झेलम का? वितस्ता नदी इसका प्राचीन नाम है। लंबाई की बात करें तो 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उद्गम की बात करें तो झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल नाम के वहाँ के जो वेरीनाग झरना है ना, वहाँ से होता है। वहाँ से वेरीनाग झरना है, वहाँ से होता है। वेरीनाग झरना कहाँ पे? जम्मू कश्मीर का पीर पंजाल नाम की जगह है, वहाँ से जाके इसका उद्गम होता है। चित्र की बात करें तो वेरीनाग झरने से इसका उद्गम होता है। इसी पर क्या है? वुलर झील बनी हुई है। क्या बनी है? वुलर झील बनी है। और ये पंजाब में एक झंग जिला है। कौन सा पंजाब? ये पाकिस्तान के पंजाब की बात कर रहे हैं। वहाँ पे एक झंग जिला है, वहाँ पे जाके चिनाब नदी में मिल जाती है। झेलम नदी की बात करें 725 किलोमीटर, और पुराना नाम क्या है इसका? वितस्ता। तो आप इसको देख सकते हैं। आगे बात करें संगम की, तो झेलम नदी का संगम की बात करें तो झेलम नदी का संगम पाकिस्तान में जंग नामक एक जगह है, यहाँ पर चिनाब नदी में जाके हो जाता है। अर्थात पाकिस्तान के जंग नामक स्थान पे चिनाब नदी मिलती है। फिर चिनाब नदी की विशेषताओं की बात करें तो झेलम नदी का जो बहाव क्षेत्र पाकिस्तान और भारत इसकी सीमा पर है। क्या? झेलम नदी का बहाव क्षेत्र कहाँ है? भारत और पाकिस्तान की सीमा पर है। झेलम नदी क्या? सिंधु नदी की सहायक नदी। अब झेलम नदी की सहायक नदी की बात करें तो झेलम नदी की प्रमुख सहायक नदी है किशनगंगा नदी। कौन सी नदी है? किशनगंगा नदी। आप ये याद रखेंगे। तो किशनगंगा नदी किसकी सहायक नदी है? झेलम नदी की। किशनगंगा नदी को हम क्या बोलते हैं? नीलम नदी भी कहते हैं। पाकिस्तान में क्या नाम, किस नाम से जाना जाती है? नीलम नदी के नाम से जाना जाती है किशनगंगा। अब इसके किनारे एक झील की बात करें तो झेलम नदी के किनारे एक झील बनी हुई है, वो कौन सी है? वुलर झील। और वुलर झील क्या है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील। किनारे की बात करें तो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है, वो है कौन सा? श्रीनगर। झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? श्रीनगर शहर बसा हुआ है। तो शहरों को भी आप याद रखेंगे, साथ ही साथ जो नदियों पर जो परियोजनाएं चल रही उनको भी आप याद रखेंगे। जैसे कि हमारे किशनगंगा परियोजना, तुलबुल परियोजना, पुरी परियोजना। तो इनकी बात करें तो सबसे पहले किशनगंगा परियोजना की बात करें तो ये झेलम नदी पर चल रही है। तुलबुल वाली भी झेलम नदी पे चल रही है, और पुरी भी झेलम नदी पे चल रही है। तो तीनों परियोजनाओं के बारे में आप याद रखेंगे। किशनगंगा परियोजना, तुलबुल परियोजना, उरी परियोजना। पांचवी नदी की बात करें पंचनद में, वो हमारी व्यास नदी है। व्यास नदी। प्राचीन नाम की बात करें तो व्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा नदी था। लंबाई की बात करें तो 470 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। उद्गम की बात करें तो व्यास नदी का उद्गम हमारे रोहतांग दर्रे के पास में, हिमाचल प्रदेश के पास एक व्यास कुंड है, उस व्यास कुंड से होता है। हिमाचल प्रदेश के पास में एक तो व्यास कुंड है, तो उस व्यास कुंड से क्या होता है? व्यास नदी का उद्गम होता है। और ये कहाँ है? रोहतांग दर्रे के पास में। संगम की बात करें तो संगम कहाँ होता है इसका? व्यास नदी का संगम पंजाब के हरि के बैराज नाम की जगह है, वहाँ पे सतलज नाम की जगह नदी में मिल जाती है। तो इसका संगम कहाँ होता है? सतलज नदी में हो जाता है। कहाँ पे? पंजाब के हरि के बैराज से। और यहीं से क्या है? राजस्थान की जो इंदिरा गांधी नहर है उसका भी शुरुआत होती है। कहाँ से? हरि के बैराज से। मतलब व्यास नदी पंजाब के हरि के बैराज नाम की जगह पे सतलज नदी में जाके मिल जाती है। अब व्यास नदी की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करें तो पंजाब के हरि के बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। हरि के बैराज से क्या निकाली गई है? इंदिरा गांधी नहर भी निकाली गई है। व्यास नदी क्या है? हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी में बहती है। कहाँ बहती है? कुल्लू घाटी में बहती है। व्यास नदी का सिंधु नदी की सहायक नदी। व्यास नदी क्या? सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो ये व्यास नदी की छोटी सी जानकारी देख सकते हैं। ये व्यास नदी है, 470 किलोमीटर। पुराना नाम इसका विपाशा। इसी किनारे पे पोंग बांध बना हुआ है, व्यास कुंड भी है इसके, और हरि के बैराज है। यहाँ से क्या है? हमारी इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है।
अब व्यास नदी पे कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही है वो देखें तो इसमें 2 परियोजनाएं चल रही है, पोंग परियोजना और पंडो परियोजना। ये पंजो भी कह सकते हैं, पंडो भी कह सकते हैं। जो पोंग परियोजना वो तो हिमाचल प्रदेश में, और पंजो परियोजना वो भी हिमाचल प्रदेश में चल रही है। पोंग परियोजना और पंजो परियोजना दोनों की दोनों कहाँ चल रही है? हिमाचल प्रदेश में। अभी थोड़ी देर पहले हमने भाखड़ा बांध के पीछे एक जलाशय की बात की थी, वो था हमारा गोविंद सागर जलाशय। अब बात करेंगे कौन सा जलाशय? महाराणा प्रताप सागर जलाशय। जो पोंग परियोजना उस पर हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर एक जलाशय का निर्माण हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं? महाराणा प्रताप जलाशय कहते हैं। तो आप ये याद रखेंगे पोंग परियोजना में। तो आज के लिए इतना ही। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? सिंधु नदी की सहायक नदियाँ, उसकी नदी के बारे में, अपवाह तंत्र के में अंतर देखा, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र और जो हमारे हिमालय अपवाह तंत्र में अंतर देखा, कुछ नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। ये भारत के जो अपवाह तंत्र है उसका भाग 1 है, भाग 2 जल्द ही अपलोड कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस प्रकार की जो वीडियोस इन्फॉर्मेटिव है वो सभी को उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।